शेख और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई संस्मरण जिसका शीर्षक है काले मेघा पानी दे। तो चलिए दोस्तों शुरू से इस संस्मरण को समझने की कोशिश करते हैं। इस संस्मरण की शुरुआत करते हुए लेखक धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि गांव में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी जिसके सदस्य 10 साल से लेकर 18 साल तक के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने कमर पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने रहते थे। जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती थी और बादल दूर दूर तक आसमान में कहीं नहीं दिखाई देते थे, तब ये बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर एक लोकगीत बोल गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, यह गाते हुए गांव की गलियों में घूमा करते थे। इस लोकगीत को सुनकर गांव के सभी लोग सावधान हो जाते थे और महिलाएं और लड़कियां घरों की खिड़कियों से झांकने लगती थी। यह मंडली पानी दे मैया इंद्रसेना आई है, यह कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुक जाती थी तो उस घर के लोग बाल्टी भर पानी उस मंडली के ऊपर फेंक देते थे। कुछ लोग जो इस मंडली को पसंद नहीं करते थे वो इसे मेंढक मंडली कहा करते थे, और जो लोग यह मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी वो इस मंडली को इंद्रसेना कहा करते थे। जब जेठ बीतने के बाद आषाढ़ भी आधा गुजर जाता लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती तो गांव और शहरों में सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। मिट्टी सूख कर जमीन फटने लगते हैं। इंसान और जानवर पानी के बिना तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। फिर भी आसमान में बादलों का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं देता। ऐसे मुश्किल हालातों में लोग अपने क्षेत्रों में प्रचलित लोक विश्वासों जैसे पूजा पाठ, हवन और यज्ञ आदि के सहारे भगवान इंद्र से प्रार्थना करके वर्षा की उम्मीद लगाते थे। जब सब कुछ करने के बाद हार जाते हैं तो इंद्रसेना को बुलाया जाता था। इंद्रसेना भगवान इंद्र से वर्षा की प्रार्थना करते हुए और गीत गाते हुए पूरे गांव में निकलती थी। उस समय लेखक को भी पानी मिलने की आशा में यह सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन एक बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो फिर इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी लोग इंद्रसेना पर डालकर उस पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। फिर लेखक कहते हैं कि यह इंद्रसेना नहीं बल्कि पाखंड है। अगर यह इंद्रसेना सच में इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती है तो क्या वो पहले अपने लिए पानी नहीं मांग लेती। इस तरह के अंधविश्वास के कारण ही तो हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और उनके गुलाम हो गए। लेखक आगे अपने बारे में बताते हैं कि वो भी उस समय इंद्रसेना में शामिल बच्चों की ही उम्र के थे। लेखक के अंदर बचपन से ही आर्य समाज के संस्कार थे। वो उस समय कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे जिसका कार्य समाज में सुधार करना और अंधविश्वासों को दूर करना था। हालांकि लेखक हमेशा अपनी वैज्ञानिक सोच के आधार पर इन अंधविश्वासों के तर्क ढूंढते रहते थे। फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी अपनी वैज्ञानिक सोच को अलग रखते हुए ऐसे कई रीति रिवाजों को अपनाया जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा था। लेखक कहते हैं कि उन्हें सबसे अधिक प्यार उनकी जीजी से ही मिला। दरअसल वो रिश्ते में लेखक की कोई नहीं थी। वो उम्र में लेखक की माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो पूजा पाठ और तीज के त्योहार में अपने परिवार वालों से पहले लेखक को बुलाया करती थी ताकि लेखक को उसका पुण्य मिल सके। लेखक अपनी जीजी की हर बात मानते थे, लेकिन इस बार जब जीजी ने लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने को कहा तो लेखक ने साफ मना कर दिया। इसके बाद जीजी ने स्वयं ही बाल्टी भर पानी इंद्रसेना के ऊपर फेंक दिया, जिसे देखकर लेखक नाराज हो गए। फिर लेखक को मनाते हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ है जो हम इंद्रसेना के माध्यम से इंद्रदेव पर चढ़ाते हैं। इंसान जो चीज पाना चाहता है यदि उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। फिर लेखक कहते हैं कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी। जब इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है तब पानी को इस तरह बहाओगे क्या। यह सुनकर जीजी थोड़ी देर चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि देखो भैया, बिना त्याग का दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है और तुमने उसमें से कुछ रुपए दान कर दिए तो वो दान नहीं है। दान तो वह है जब किसी के पास कोई चीज बहुत कम है फिर भी वह
उस वस्तु का दान कर रहा है तो उसको उस दान का फल मिलता है। फिर लेखक कहते हैं कि यह सब झूठा दिखावा है और मैं इस बात को नहीं मानता। फिर जीजी ने लेखक को समझाते हुए कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात को अपने अनुभव से जानती हूँ कि जब किसान 30 से 40 मन गेहूं उगाना चाहता है तो वह 5 से 6 सेर अच्छा गेहूं जमीन में क्यारियों बनाकर फेंक देता है और इस तरह वह गेहूं की बुवाई करता है। और हम भी तो पानी की बुवाई ही कर रहे हैं। जब हम यह पानी गली में बोएंगे तभी तो शहर, कस्बे और गांव में पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं और फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। जीजी लेखक को आगे समझाते हुए कहती हैं कि सभी ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना और 8 गुना करके लौटाएंगे। सिर्फ यही सच नहीं है कि जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा का व्यवहार होगा, बल्कि सच यह भी है कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा का व्यवहार भी होगा। और यही बात गांधी जी भी कहते थे। जब लेखक ने यह संस्मरण लिखा था तब देश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे थे, लेकिन आज भी लेखक के द्वारा उठाए गए प्रश्न उतने ही प्रासंगिक थे जितने पहले हुआ करते थे। फिर लेखक ने कहा कि हम अपने देश के लिए करते क्या है। हमारी मांगे तो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, लेकिन त्याग का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है। हम चटकारे लेकर लोगों की भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसी भ्रष्टाचार के अंग नहीं हैं? लेखक कहते हैं कि बादल आते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बैल प्यासे के प्यासे रहते हैं और गगरी फूटी की फूटी रहती है। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी? लेखक की यह पंक्ति हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक व्यंग्य है, क्योंकि हमारे देश में हर साल गरीब, मजबूर, बेसहारा और अनाथ लोगों के लिए हजारों योजनाएं बनती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को नहीं मिलता। ये सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ जाती है। उच्च अधिकारी वर्ग से लेकर निम्न स्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों की जेब भर जाती है, लेकिन जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती है उनको लाभ नहीं मिलता। विकास की बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाता है और गगरी फूट जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें